हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर को हम एक बिल्कुल नए तरह से करना चाह रहे हैं और ये इसमें आपका जो व्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो सराहनीय होगा कि कितना बेहतर आप इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इस पर निर्भर करेगा कि हमने आज ये इस वीडियो कितना बेहतर बनाया। हम हर हमेशा मतलब एक बेस लाइन जो फिजिक्स का है उस पर काम कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन सब्जेक्ट वाइज ना हो। हम लोगों ने रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन पर काम किया और मैंने खूब अच्छे तरीके से उस तमाम चीजें वो जो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में डाल सकती है उस पर मैंने एक एक करके आपको सिखाने का काम किया है कि कैसे हम लोग रिजोल्यूशन को यूज क्यों करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है वेक्टर एडिशन के लिए या वेक्टर रिजल्टेंट के लिए। अब तक इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी, लेकिन 2 डायमेंशन के अलावा और भी कुछ बात है। आज हम लोग 3 डायमेंशन में लेकर चलते हैं और कॉन्सेप्ट में ये देखते हैं कि एक्स वाई के साथ अब जेड एक्सिस भी अगर शामिल किया जाए तो किस तरह से वेक्टर के 3 कंपोनेंट को हम लोग अच्छे से सीखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं और उसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन जानने के लिए हमें क्या करना होता है। उन तमाम बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपके हौसले कभी कम न हो। जीवन में सफल होने के लिए जो जरूरी है कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसी की मस्ती जिंदा है। सॉरी, उल्टा हो गया ना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती भी जिंदा है। ये तमाम चीज हम लोगों को जानना होगा और हम बार बार आपको मोटिवेशन के एक से एक क्लू दे रहे हैं और इससे भी बेहतर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा हमारा भी जोश आगे बढ़ेगा और कुल मिलाकर के जो एक फ्रेम आपके सामने रखा जाएगा वो लाजवाब होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन इन स्पेस की। सब्जेक्ट वाइज आप सीखने की कोशिश करो। आज हम लोग रिजोल्यूशन इन स्पेस पर काम कर रहे हैं, यानी अब हमारे साथ रिजोल्यूशन में एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस आएगा। तो आइए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं और ये मानते हैं कि सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। वही ओरिजिन है, अभी भी ओरिजिन में भी कोई नई बात नहीं है। ये ओरिजिन लिया हमने और जैसे पहले लिया करते थे उसी तरह से हम ए वेक्टर लेते हैं और इसको ओपी वेक्टर के रूप में देखते हैं जिसको हम लोग ए वेक्टर कह रहे हैं, यानी ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो जैसे पहले हुआ करता था, पर अभी क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा करके अलग से इसको सीखते हैं कि मान लेते हैं कि यह वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो है इस तरह से अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये कंपोनेंट को मैंने ए एक्स माना। मान लेते हैं कि ये बीटा कोण बना रहा है वाई के साथ, तो मैं इस कंपोनेंट को ए वाई कह रहा हूं। और तीसरा जो है हमारा वेक्टर जो जेड एक्सिस है उसके साथ मान लो कि गामा कोण बना रहा है और कहीं इसको मैं ए जेड मान लेता हूं, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन है। यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ तो कर नहीं सकते। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको ये फील हो रहा हो कि 3 डायमेंशन या 3 एक्सिस लेकर के मैं किस तरह से चीजों को आपके सामने लाऊं, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समझते हैं इसको। सपोज कीजिए कि ये जो अपना ये मतलब स्टूडियो है, स्टूडियो में हमने बेस को इधर एक्स एक्सिस माना, इसको हमने जेड मान लिया और इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। तो तीनों एक्सिस अगर मान करके चलते, जैसे देखिए मेरे पास माचिस है ना, तो माचिस के एक कॉर्नर पर मैं अगर यहाँ पर ये ओरिजिन लेता हूं तो इसका ये वाला मान लेते हैं एक्स एक्सिस लिया, इधर हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। तो अब ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई है और ये अगर जेड है, तो पॉइंट मेरा यहाँ पर कहीं है। इसी को स्पेस पॉइंट कहा जाता है, जहां से मैं
हर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, और तब उसके जो वैल्यूज होंगे, ये देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जो परपेंडिकुलर डाला है मैंने, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये वाई कंपोनेंट हो गया। और जब इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, जिसको मैं नहीं दिखा सकता हूं यहां पर, तो ये ए जेड यानी जेड कंपोनेंट। क्योंकि ये क्या है ना कि इसको थोड़ा सा हर चीज इसमें देख नहीं सकते, तो कुछ महसूस करते हैं, अपने दिमाग पर कुछ लेते हैं। और अगर आज के इस लेक्चर में अगर चीजें आपको सही तरीके से रियलाइज नहीं हो, तो फिर इसका दूसरा भी उपाय हम निकालेंगे, लेकिन वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आई या नहीं। हालांकि कोशिश है हमारी, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब दो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो तीसरा जो एक्सिस आएगा तो नहीं सीखने का कोई सवाल ही नहीं है। बस आप दिमाग पे ये रखना है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जिस तरह से ये हमारा ए एक्स हुआ करता था, ये हमारा ए वाई हुआ करता था, उसी तरह से वहां ए जेड भी है। और अगर ये मेरा एंगल अल्फा है, तो ए एक्स का वैल्यू जैसे मैं ए कॉस अल्फा कहता था, तो इसको मैं ए साइन अल्फा कहता था। तो यहाँ पर साइन की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम कहते हैं कि अगर बीटा कोण वाई के साथ बना रहा है, तो वाई कंपोनेंट उसी आधार पर हम लोग इसको ए कॉस बीटा का नाम देने वाले हैं। एंड सिमिलरली वर्ड लगा करके हम लोग जेड कंपोनेंट को, ए जेड को हम लोग जो है ए कॉस गामा का नाम देने वाले हैं। ये एक मतलब रफ वर्क है, यहां से समझते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस पर कि लेट ए वेक्टर इज द गिवन वेक्टर व्हिच मेक्स एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। इतना अगर हम लोग कह देते हैं, तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि ये चीज जो हमने डायग्राम पर किया है, उसको हमने एक सर्टिफिकेशन दे दिया। तो उसके हिसाब से हम लोग सीधे यह बात कहते हैं कि अगर हमने एक्स वाई जेड तीनों के साथ अपने वेक्टर का एंगल देख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं शौक से लिख सकता हूं ए एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए वाई बराबर क्या होगा, तो ए कॉस बीटा, एंड ए जेड इक्वल टू होगा ए कॉस गामा। और इस हिसाब से कंपोनेंट फॉर्म में आपको तो ये पता है कि इसके साथ आई लगता है, इसके साथ जे लगता है, तो जेड के साथ क्या लगेगा, के लगेगा। और ये भी आपको मालूम है कि मोड ऑफ आई का वैल्यू भी 1 होता है, मोड ऑफ जे का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है, एंड मोड ऑफ के का वैल्यू भी, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ये बात हम आपको पहले सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, बता चुके हैं, रटा चुके हैं। तो इसमें आप डाउटफुल नहीं रहेंगे। अब उस हिसाब से अगर मैं ए वेक्टर को लिखना चाहूं, तो लिखेंगे 10। खूबसूरत है ये बात कि ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स इंटू आई वेक्टर प्लस ए वाई इंटू जे वेक्टर एंड प्लस ए जेड इंटू के वेक्टर। आ गया, जैसे पहले एक्सवा में लिखा करते थे, वैसे ही अब इसमें भी लिखते हैं। दूसरी बात कि अगर मुझे इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए होगा, तो वही कहानी है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर एंड प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर प्राप्त करनी है, तो इसी तरीके का इस्तेमाल, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पर लेकिन मन में तो कभी ये तो चिंता हो सकती है कि आखिर ये आया कहाँ से। दूसरी बात यह है कि कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ मुझे अगर लेना होगा, तो मैं कैसे लाऊंगा, कॉस बीटा का वैल्यू कैसे लाऊंगा, और कॉस गामा का वैल्यू कैसे लाऊंगा। तमाम बातों का एक समुचित जवाब है
कि बस थोड़ा सा एक नज़र मेरी बातों पर लिया जाए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। तो आप इसको पॉज करके एक बार नोट करेंगे और मैं एक दूसरा डायग्राम ले रहा हूं, उस डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देंगे, हर चीज समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। रिजोल्यूशन इन स्पेस को समझने के लिए मैं एक इस तरह से क्यूबिकल एक फ्रेम लेता हूं और तब वहां से मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा आपको कि चीजें क्या होती है। सपोज कीजिए कि ये एक प्रकार का मैं बना रहा हूं शेप, और उस शेप को आप समझेंगे तो पूरा का पूरा हर चीज समझ में आ जाएगा। मैं एक क्यूबिकल बॉक्स ले रहा हूं और क्यूबिकल बॉक्स जो मैंने अभी सेफ्टी मैच आपको दिखाया, बस वही चीज आपके लिए एक दूसरे रूप में यहाँ आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाई एक्सिस कह रहा हूँ, और ये जेड है, ये हमारा ओरिजिन है। और जो हमारा वेक्टर है वो यही है ओपी वेक्टर, जिसे मैं ए वेक्टर का नाम दिया हूं। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं अगर यहां से ए लिखता हूं, यहां मैं बी लिख रहा हूं, यहां मैं सी लिख रहा हूं और यहां मैं डी लिखता हूं। अब मैं ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो ओरिजिन मेरा यहाँ पर है और ओरिजिनल वेक्टर मेरा यहाँ है। तो इस वेक्टर का जो x के साथ होगा मामला, यही ax कहलाएगा, है ना। और इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा, और इस वेक्टर का जो z कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा। और इसके तरफ आप k वेक्टर, इसके तरफ आप j वेक्टर और इसके तरफ आप i वेक्टर इस्तेमाल करते, सब आपको पता है। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था ट्रायंगल लॉ का है, उसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। मुझे फाइनली पहुंचना है इस ए वेक्टर पर। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले इस ओसी वेक्टर को जब मैं सीबी वेक्टर के साथ जोड़ता हूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर जोड़ा जाए तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है। तो मैं साफ साफ लिख पाऊंगा कि ओबी वेक्टर या फ्रॉम फिगर जो हमारा फिगर है, उस फिगर से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओबी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो ओसी वेक्टर और प्लस सीबी वेक्टर के बराबर होगी। इसको कुछ मत कहना, इक्वेशन नंबर 1 कह करके रख दीजिए। और अब देखिए ध्यान से, जब मैं ओबी वेक्टर और बीपी वेक्टर को एक साथ रखता हूं तो क्या मुझे ओपी वेक्टर मिलेगा ट्रायंगल लॉ से? अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, आप ट्रायंगल पर ध्यान देंगे, मैं इस ट्रायंगल की एक बार बात किया हूं, पहले इसकी बात किया हूं। तो अगेन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, जब ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कहा जा रहा है उतना ही करना है। ट्रायंगल लॉ से मैं ओ बी पी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं कहूं तो ये हमारा ओ बी वेक्टर होगा, और प्लस अगर बीपी वेक्टर में बोलूं तो ये हमारा हो जाएगा ओपी वेक्टर के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखा जाए ओबी वेक्टर हमारा ये वाला है, और ओपी वेक्टर यहाँ पर, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओपी वेक्टर 2 नंबर से। ये होगा क्या, ओबी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, बढ़िया बात है, ओबी प्लस बीपी वेक्टर। और ध्यान से देखा जाए कि ओबी वेक्टर का मान ओसी प्लस सीबी है कि नहीं, ओसी प्लस सीबी वेक्टर और प्लस हो जाएगा हमारा बीपी वेक्टर। ठीक है। अब देखिए क्या है, ओसी वेक्टर ऑलरेडी एजेड है तो कोई दिक्कत नहीं, ओसी को आप रहने दीजिए, अभी कुछ न कहिए, वैल्यू एक बार रख देंगे। प्लस ध्यान से देखिए कि जो हमारा सीबी वेक्टर है
वही OA वेक्टर के बराबर है कि नहीं है? नीचे का बेस, ये जो नीचे का बेस है ना, तो जो ये है वही ये है ना। ध्यान से देखिए ना, जो ये लंबाई वही लंबाई लिया भी है, तो इसके पैरेलल मैंने इसको लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये CB और प्लस ये इक्वल टू किसके होगा, OA के होगा। तो CB OC ओरिजिनली है ही, CB के बदले मैं OA वेक्टर लिखता हूं, और नीचे में मैं लिख भी दूंगा, आपको समझने में परेशान नहीं होगी। और जो CB के बदले मैंने OA लिखा, और जो BP वेक्टर है उसके बदले में मैं OD लिख सकता हूं, बराबर में OD वेक्टर लिख सकता हूं। यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि CB वेक्टर बराबर है OA वेक्टर के, एंड जो BP वेक्टर है वो है बराबर OD वेक्टर के, ताकि ये समझ में क्लियरली आ जाए कि OP का तीनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट डिक्लेयर हो रहा है। ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके हमने पहले आपको पूरे तीनों कंपोनेंट पर पहुंचाया, लेकिन उस समय में वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं था, इनडायरेक्ट वैल्यू था। तो उसका में जो पैरेलल है, उस पैरेलल को साथ लेकर के मैंने क्लियर किया कि एक्स एक्सिस की तरफ OA, वाई एक्सिस की तरफ AY, और जेड एक्सिस की तरफ देखिए हमारा AZ यानी OC आ रहा है। अब आराम से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको आराम से लिखेंगे, इसीलिए A वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। देखिए ध्यान से, OC वेक्टर AZ है, AZ मैग्नीट्यूड रहेगा और उसके साथ K लगेगा, तो ये हो जाएगा AZ के साथ K यूनिट वेक्टर प्लस OA है AX, तो AX के साथ क्या होगा I वेक्टर, और प्लस AY के साथ J, तो ये बराबर सजा दीजिए इसको, तो AX I वेक्टर प्लस AY J वेक्टर और प्लस AZ K वेक्टर। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि सामने जो मैंने एक बार इसको लिख दिया था, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ भी है। इस डायग्राम ने मुझे सारा बीमारी का इलाज करके दे दिया है, तो इसमें कोई हेजिटेशन, कोई घबराहट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम पूरा दूध का दूध, पानी का पानी है। सबसे बड़ी बात, आप अगर ध्यान से देखें, चूंकि ये 3 डायमेंशन है, तो इतना समझना पड़ेगा आपको कि यह वेक्टर और यह वेक्टर ये आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसी तरह से ये वेक्टर और ये वेक्टर भी, ये भी एंगल 90 डिग्री है। थोड़ा सोच करके देखेंगे तो अपने सब समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो जेड एक्सिस के साथ देखिए, ये जेड एक्सिस है हमारा, ये ऊपर जो जा रहा है कॉर्नर, माचिस के कॉर्नर पर ध्यान दें, ये माचिस का कॉर्नर ऊपर जा रहा है। कल के लेक्चर में होगा तो मैं थोड़ा बड़ा शेप का बॉडी लेकर के, और तब मैं आपको खूब बेहतर समझाऊंगा। तो अभी प्रयास कीजिए देखने का। ये AZ हो गया और ये वाला हो गया। तो अब ध्यान से देखें कि मैंने, अगर हमने किसको किसको जोड़ा है, इसके साथ हमने इसको जोड़ा, तो जब इसके साथ इसको जोड़ रहा हूं, तो देखें इसके पैरेलल मैंने यहां से लिया, या फिर इसके साथ मैं इसको अगर जोड़ रहा हूं, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। ध्यान से देखिए, ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये वेक्टर लिया, और उसके साथ मैंने इस वेक्टर के साथ जब मैं इसको लूंगा, तो रिजल्टेंट ये वाला होगा। बढ़िया बात है ना। जब इसके साथ मैं इसको लूंगा तो रिजल्टेंट ये वाला होगा, और इस रिजल्टेंट के साथ जब मैं इसको जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट ये वाला होगा। समझ में आ गया बात। इसके साथ मैंने इसको जोड़ा तो रिजल्टेंट ये वाला हुआ। अब ध्यान से ये देखना है कि ये और ये आपस में 90 डिग्री पर है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये ऊपर खड़ा जा रहा है और ये उस पर ये वाला है, ऐसे फ्लैट है, तो ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो ये रिजल्टेंट हो गया उसका। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट हुआ, ये वाला रिजल्टेंट, तो इसके साथ तो वो भी 90 डिग्री पर है ना, इधर से जो आएगा तो इस सरफेस पर तो 90 होगा। तो जब इसको और इसको, ये तिरछा और इसको जब मिलाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिजल्टेंट इसका हो जाएगा ना। तो यही चीज समझना था आपको। और अगर फिर भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो कल के लेक्चर में इसको ऑन डायग्राम में पूरा एक बड़ा साइज का बॉडी ला करके, कोई लकड़ी उकड़ी का टुकड़ा होगा
तो मैं आपको अच्छे से सिखाने का काम करूंगा। लेकिन जो मैथमेटिकली आप इसको देख रहे हो ये पूरी तरह से प्यूरिफाइड है, कहीं दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब ए वेक्टर हमारा ये तीनों कंपोनेंट लेकर के आ जा रहा है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो उसके बाद रूल तो वही है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैं इसको छांट दूं तो ये वाला होगा जो मैग्नीट्यूड आई जे वाला लेते थे हम लोग, है ना। और उसके साथ जब इसके रिजल्टेंट पर ये 90 डिग्री है तो फिर तीनों को लगा देंगे तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, ए जेड का स्क्वायर। तो कुल मिला करके इस डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है कि अगर हमारा वेक्टर तीन कंपोनेंट उठा रहा है, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो इसी को हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसी में तीनों कंपोनेंट हमारा शामिल होता है। ठीक है, तो इसके लिए रिजल्टेंट लाने का जो मेथड है वो एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर है। अब इतना तो हमको समझ में आ गया कि अगर किसी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल हैं तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लाने के लिए हम उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर के उसका रूट ले लेते हैं, तो हमें उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल कर आ जाता है। इस डायग्राम को फिर से मैं कोशिश करता हूं एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसके एक कॉर्नर पर मैंने ओरिजिन माना और इसके एक कॉर्नर से अपोजिटली दूसरे कॉर्नर पर आप ये समझ लो कि जिस रूम में आप बैठे हो उसके नीचे वाले कॉर्नर से उठ करके डायगोनली रूम के बीचों बीच सामने के अपोजिट अपर कॉर्नर पर आपका ये ओपी वेक्टर जा रहा है। और जब इसके तीनों कंपोनेंट में बात करते हैं तो एक रास्ता ये होगा, एक रास्ता वो होगा और एक क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो कुल मिलाकर के उस पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाएंगे। इस कॉर्नर से सीधे लाइन जा रहा है उस कॉर्नर पर, ये हमारा ओपी वेक्टर है। ओरिजिन मेरा यहाँ है और पी जो है वहां पर अपर कॉर्नर है सामने में, तो ओपी वेक्टर रूम को चीरते हुए डायगोनली जा रहा है, वो है हमारा ओपी वेक्टर। अब आप ये सोच करके देखिए, यहीं से पूरा क्लियर समझ लीजिए, हो सकता है फिगर में आपको कंफ्यूजन रहा हो। अब आप ये देखिए कि मैं यहां से चलता हूं नीचे नीचे, सपोज कीजिए ये मैंने ए एक्स चला, क्लियर। मैं अब मुझे ओपी से कोई लेना देना नहीं है, अभी आप ध्यान से देख चलिए, मैं ऐसे चला नीचे से और फिर मैं ऐसे चला, एकदम 100% आपका फिगर क्लियर हो रहा है। मैं ए एक्स चला इधर ऐसे इस कॉर्नर से नीचे नीचे और फिर मैं इधर नहीं जा करके ए वाई के पैरेलल वहां से मैं ए वाई चल गया सामने उस कॉर्नर पर नीचे, जिसके अपोजिट अपर कॉर्नर पर मेरा वेक्टर का हेड है, उसी के एक्सिस पर पैरेलल में वहां चला गया। अब आप कहें कि एक वेक्टर ऐसे नीचे नीचे, एक वेक्टर ऐसे नीचे नीचे, तो रिजल्टेंट ऐसे तिरछा जाएगा ना उसका डायगोनली, एकदम 100% गारंटी है, जमीन पर चीरते हुए वो मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू तो 2 डायमेंशन का गेम है, इसको स्क्वायर करोगे उसको स्क्वायर करोगे तो ये इसका वैल्यू निकल आएगा। अब एक ही मात्र बचा है, इस दोनों के बदले में ये वाला और उसके ऊपर चला गया जेड वाला, तो है ना वहां पर 90 डिग्री का कोण, जमीन पर है मेरा डायगोनली इस दोनों का रिजल्टेंट जो मैंने इसको दिखाया है ओबी के रूप में, और ओबी के ऊपर फिर ये वाला खड़ा चला गया जो जेड को, हालांकि वो वाई एक्सिस के रूप में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो चला गया। तो अब इसको और उसको स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा ना, ये वाला, बस वही काम है। अब इसके अकॉर्डिंग आप चलिए कि जेड को मैंने लिया और एक्स को लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप मान लो जेड, है ना, इसी को मान लो, जैसे मानना है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो चूंकि पहले हमने यहाँ पर जेड के ही साथ रिलेशन लिया है इसको, और जेड और एक्स को लिया मैंने, तो जेड एक्सिस को एक्स के लिया के साथ लिया
और फिर जो है उसके बाद यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की है। तो जैसे एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का और जेड कंपोनेंट का तीनों का उठाएंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए हो गया, मोटा मोटी ये समझ में आ गया। एक्सिस का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो थीम है कि डबल स्टेप में हमको ट्रायंगल लॉ लगाना है, डबल स्टेप से रिजल्टेंट लेना है और लास्ट में हमको वो मिल ही जाना है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि इसको मैं मिटाता हूं और अब मैं बता रहा हूं जो बात, उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करो कि जब हमें वेक्टर का रिजल्टेंट मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड भी प्राप्त हो गया, तो तमाम चीजें मिल जाने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है तो बनावे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा बना रहा है तो ये तो हो गया ए एक्स, हुआ ना। तो कॉस अल्फा का यानी ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स का वैल्यू होगा ए कॉस अल्फा। तो यहां से अगर ध्यान दें तो कोस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। कॉस बीटा यानी ए वाई की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, ए कॉस बीटा, कि अगर बीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस। पहले डायग्राम में क्लियर था वो चीज। यहां से कॉस बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, ए वाई और बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा, कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा ए जेड बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। यहां तीनों चीजों पर आप ध्यान दें। यहां यानी हेयर कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये टर्म है, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमें कोई ये पूछे कि वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम भी कह सकते हैं, आपको जैसे मर्जी हो वैसे कहें। तो सिंपल सी बात है कि इफ द गिवन वेक्टर ए makes angle alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of given vector। समझ गए ना। यानी डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन का कॉस वैल्यू, और डायरेक्शन का मतलब एंगल से है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और खास तौर पर अगर ये कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई डायरेक्शन कोसाइंस आर अप्लाइड इन वेक्टर सिस्टम, तो इतना हमेशा समझ के रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ही वो हथियार है जिसके दम पर हम वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी एक्स वाई एक्सिस सिस्टम जो हमारे पास है 2 डायमेंशन, वहां पर ये लफड़ा नहीं है। वहां तो ऑलरेडी हम लोग 10 अल्फा से निकल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब 3 डायमेंशनल सिस्टम में आते हैं, जब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चलता है, तो उस समय में हमारे वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल का पता लगाने के लिए डायरेक्शन कोसाइन के थ्योरी का ही इस्तेमाल करते हैं। और बेहद खूबसूरत बात क्या है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को अगर स्क्वायर करके आप जोड़ दें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू तो आ गया है। आइए मेन थीम को पकड़िए, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो कभी कभी कोऑर्डिनेट उल्टा पलटा
हो सकता है, पर उससे कोई लेना देना, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। तो उसको थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर भी करके चलना, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ना। नाउ मैंने जो बात कही है उस पर ध्यान दें। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा लिखता हूं तो ये होगा ए एक्स का स्क्वायर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। उसी प्रकार से मैं कॉस स्क्वायर बीटा लिखता हूं तो ए वाई का स्क्वायर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। एंड नाउ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तीनों को जोड़ देते हैं। जब तीनों को जोड़ देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। आराम से देखिए, कुछ नहीं है इसमें। मेन तो आपको जो इसका इम्प्लीमेंट है उस पर ध्यान देना है। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए सबका बेस सेम है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। और आपको तो मालूम है इसका भी वैल्यू यही आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और बटा ये भी वही आएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आपको पता है ना इसमें आई जे के लगता है, तो फिर वो जो निकाल करके दिए थे पहले तो रूट में था वो, और स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये कट गया। कट के क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। कहते 10 वी से, अतः नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट, ये मैं पहले पढ़ा लूं तब मैं एक बात और बोलूंगा कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑलवेज यूनिटी। बस यहीं पर इस मामला को हम लोग माने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यानी स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जो है इस थ्योरी को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो थोड़ा कोशिश करना, इसमें क्या है ना कि ये दिखने वाला चीज नहीं है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अपने हिसाब से भी आप इसको चाहेंगे तो समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है इसको कि किस तरह से एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमारे पास हो तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ हम समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जितना हो और ज़्यादा बेहतर उस पर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और सवाल भी हम लेकर के आएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। और ये तब तक आप जो है इसको प्रयास कीजिए कि मैं कितना ढंग से इसको सीखा हूँ, समझा हूँ। एनालिसिस जरूरी होता है चीज़ों पर, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर प्रयास बहुत बेहतर हो ये जरूरी नहीं। बहुत थके होने के बाद भी, एक लंबी यात्रा करने के बाद भी मैं आपको आज का वीडियो बना करके दिया हूँ, और इस आशा के साथ कि आपके वीडियो की कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी तरह का प्रॉब्लम अगर समझने में आपको कभी भी हो तो ज़रूर सहयोग करने की कोशिश करें। सहयोग इस मामले में कि वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में आप बैक करें कि सर इस पर थोड़ा और चर्चा होना चाहिए, तो और बेहतर ये होगा। क्योंकि फिजिक्स आपको तो मैंने 17 बार क्या हजारों बार बताया है कि एक निडल पॉइंट के बराबर भी कन्फ्यूजन आपको लेकर के डूब सकता है। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि हर चीज़ें एक ऐसे तरीके से सीखा जाए ताकि उसका एक बेहतर परिणाम हो। तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए ना, हम तो पीछे आपके साथ हैं ही और रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। बस आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।